वन अनटाइटल्ड चैप्टर। आसमान में काले अंधेरे बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। तेज हवा अपना रुख बदल रही थी। काली अंधेरी रात में रोशनी बेधड़क सुनसान रोड पर चली जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और बेतहाशा दर्द था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कुछ देर पहले हुई अपनी बेइज्जती वह सहन ना कर सकी और पार्टी के बीच में वहां से निकल गई। रोशनी के चेहरे पर बारिश की बूंदें टप टप पड़ी जा रही थी, लेकिन उसे तो जैसे होश ही नहीं था, क्योंकि उसका खुद का पति उसका साथ देने की बजाय किसी और का साथ दे रहा था। और जब उसकी बेतहाशा बेइज्जती हो रही थी तो वह एक कोने में खड़ा बस तमाशा देख रहा था, जिसकी वजह से रोशनी का दिल अब चूर चूर हो गया था। तभी सामने से एक मर्सिडीज कार ने रोशनी को ठोकर मार दी और रोशनी कुछ दूरी पर जाकर गिरी। रोशनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। मर्सिडीज कार अचानक से रुक गई और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला जो अपनी ही मस्ती में कार चला रहा था और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से वह सामने भी सही से नहीं देख पाता, जिसकी वजह से वह लड़का यह एक्सीडेंट कर देता है। जब वह कार से निकलता है तो उसके चेहरे पर काले कलर का मास्क लगा था और आंखों पर ब्लू लेंस वाला चश्मा। वह लड़का अपनी आंखों से चश्मा निकालते हुए अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ देर पहले ही उसकी गाड़ी से ठोकर खाकर इस हालत में पहुंची थी। उस लड़के ने घबराते हुए जल्दी से रोशनी को अपनी बाहों में उठाया और कार में ले जाकर लिटा दिया और कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। और फिर कुछ घंटों बाद रोशनी हॉस्पिटल के बेड पर अचेत पड़ी हुई थी और डॉक्टर उसके सर पर बैंडेज कर रहे थे। दरवाजे के बाहर की तरफ वह लड़का डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि कहीं उस लड़की को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, क्योंकि एक्सीडेंट तो उसी से हुआ था और वह पुलिस के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वह थोड़ा बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, आप क्या लगते हैं उनके? लड़का अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं उसका दोस्त हूँ। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है उन्हें, आप चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन वह अभी बेहोश है। रोशनी रेस्टोरेंट में बैठी हुई किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलता है और विक्की आता है। रोशनी उसे देखती है और अपना एक हाथ हवा में लहरा देती है। विक्की रोशनी को देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ आकर रोशनी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। रोशनी विक्की को देखती है जो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होता है। विक्की रोशनी की तरफ देखता है और कहता है, मैम आपने क्यों मुझे बुलाया, बताए। रोशनी जल्दी से अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है और विक्की की तरफ बढ़ा देती है। विक्की पेपर्स को उठाता है और अपने चश्मे को नाक से ऊपर कर पेपर को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पेपर्स पढ़ता है वैसे वैसे ही उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आने लगती है और वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। रोशनी अपनी जगह से खड़ी होती है और वहां से जल्दी से चली जाती है बिना कुछ कहे। अभी तक विक्की अपने शौक से बाहर भी नहीं आया होता है और रोशनी वहां से 9-2-11 हो जाती है। विक्की जल्दी से अपने माथे का पसीना पोंछता है और समीर के पास चला जाता है। और वहीं ऑफिस में समीर फाइल्स चेक कर रहा होता है। विक्की जल्दी से दरवाज़ा नॉक करने लगता है। समीर दरवाजे की तरफ देखता है और बोरियत से कॉम कहता है। विक्की दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और फिर समीर विक्की को देखता है और कहता है, आ गए तुम, बताओ उसने क्या कहा। विक्की गला साफ करता है और फिर हल्की आवाज़ में कहता है, सर भाभी जी ने कुछ कहा नहीं पर कुछ दिया है। समीर फाइल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या दिया है उसने? तो विक्की जल्दी से एक अनब्लॉक निकालना और समीर के आगे बढ़ा दिया। समीर ने लापरवाही से अनब्लॉक को खोलो और उसमें से कुछ पेपर्स निकालें और उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे समीर पेपर पढ़ता गया वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्सा भी बढ़ता गया और वह गुस्से भरी आवाज़ में बोला, डिस्गस्टिंग, क्या रोशनी पागल हो गई है जो मुझे डिवोर्स पेपर दे रही हैं, उसकी इतनी हिम्मत। विक्की तो समीर का चेहरा देखकर थर थर कांप रहा था कि मेरा क्या होगा, ये तो सन की सनक गया है, किसी और का गुस्सा मुझ पर ना निकाल दे। कि तभी उसकी सोच से उल्टा होता है और समीर जोर जोर से हंसने लगता है और विक्की की तरफ देखता है और कहता है, विक्की क्या तुम्हारी मैडम को पॉकेट मनी कम लग रही है या फिर किसी चीज़ की कमी हो गई है उसे जो वो मुझसे मजाक करने में लगी है। विक्की के चेहरे की तो हवाएं उड़ी हुई थी, ना उससे कुछ बोला जा रहा था ना वहाँ से हिला जा रहा था। समीर ने विक्की की तरफ देखा तो और फिर अपनी रोलिंग कुर्सी से खड़ा हो गया और फिर समीर अपना फ़ोन उठाता है और रोशनी का नंबर डालकर देता है, लेकिन रोशनी उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही होती है। तो समीर गुस्से से बौखला जाता है और फिर अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है, जिसे मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जिसे देखकर तो विक्की डर से कँपने लगता है। लेकिन समीर विक्की की तरफ एक नज़र नहीं देखता और जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ कार में बैठकर चला जाता है। साथ में विक्की भी डरा हुआ होता है, ना जाने अब मैडम का क्या होगा। समीर गुस्से में गाड़ी बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है और वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वह रोशनी से सवाल कर सके कि उसे आखिर किस चीज़ की कमी पड़ गई है जो अब ये लड़की उसका इस तरीके से जीना हराम करने में लगी हुई है। चलिए अब आगे जानेंगे क्या होगा रोशनी का। क्या समीर समय रहते घर पहुंच जाएगा या फिर उसके आने से पहले ही निकल जाएगी घर से रोशनी। चटू अनटाइटल्ड चैप्टर। समीर खेतान अपने बंगले पर पहुंचता है तो गाड़ी स्पीड में बाहर पार्किंग एरिया में लगाता है और तेजी से बंगले के अंदर की तरफ बढ़ता है। बंगले के अंदर नौकर चारों तरफ काम कर रहे थे।
समीर तेज कदमों से अपने कमरे की तरह बढ़ता है और दरवाज़ा नॉक करने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। समीर इरिटेट होने लगता है और दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है, इसीलिए एक झटके से वह खुल जाता है। समीर कमरे में जाता है और अपनी नज़र पूरे कमरे की तरफ दौड़ आता है, लेकिन कमरे में कोई नज़र नहीं आता है, इसीलिए समीर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ पर भी रोशनी नहीं होती। समीर गुस्से से मुड़कर नीचे चला जाता है और सभी नौकरों को एक जगह इकट्ठा होने को कहते हैं। सभी नौकर एक लाइन से खड़े होते हैं। समीर के चेहरे पर बेहद गुस्सा नजर आ रहा हो तो जिसे देख सभी नौकर थर-थर कांप रहे होते हैं। समीर सभी नौकरों को देखता है और फिर राजू को अपनी एक उंगली से इशारे से बुलाता है और कहता है, रोशनी कहाँ है? राजू कहता है, साहब हमको नहीं मालूम कि रोशनी मैडम कहाँ गई है। आपके आने से 5 मिनट पहले ही एक बैग लेकर चली गई, हमने उनसे पूछा भी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समीर अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुका होता है और अपने माथे पर हाथ रखकर मन में सोचता है, ना जाने ये लड़की अब क्या नया तमाशा करने वाली है कि तभी सामने विक्की समीर से कहता है, सर अब हमें क्या करना है? समीर गुस्से से कहता है, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो? जाओ जल्दी और ढूंढो उसे। विक्की जल्दी से बंगले के बाहर आता है और रोशनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रोशनी अपने हाथ में एक बैग लिए सड़क पर चल रही होती है, उसके माथे पर एक पट्टी बंधी होती है और वह गहरी सोच में डूबी होती है कि अब उसके पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। रोशनी सड़क किनारे एक फुटपाथ पर जाकर बैठ जाती है और अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचती है। 5 साल पहले वह इस मुंबई शहर में आई थी, अपने पिता अल्केश के साथ पढ़ाई करी और फिर शादी हो गई, लेकिन शादी सिर्फ नाम की। समीर के साथ उसकी शादी राजीव खेतान ने करवाई थी। समीर के पिता राजीव खेतान एक बहुत अच्छे इंसान ही नहीं, एक अच्छे पिता और अच्छे बिजनेसमैन भी है, लेकिन समीर अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह गुस्सैल घमंडी किस्म का इंसान है, वह अपने आगे किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने पिता के। रोशनी की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन समीर के साथ उसका रिश्ता बस नाम का है। समीर ने कभी रोशनी को अपनी पत्नी समझा ही नहीं। वह तो हमेशा रोशनी को नीचा दिखाता रहता है और सही ढंग से बात तक नहीं करता। रोशनी खड़ी होती है और एक होटल में जाकर एक रूम बुक करती है और फिर चाबी ले कमरे में चली जाती है। रोशनी जैसे ही कमरे में आती है उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, तो रोशनी फ़ोन पर देखती है तो समीर का ही कॉल आ रहा होता है। वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। 3 घंटे बाद रोशनी नींद से जागती है तो आपने सामने देखकर शौकी हो जाती है। उसके सामने काले सूट में कई सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। रोशनी अभी नींद से जागी ही थी कि सामने का नज़ारा देखकर उसकी बाकी नींद भी उड़ गई थी। मैं वह कसमसाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग? वह बॉडीगार्ड बिना कुछ कहे पत्थर की तरह वहां पर खड़े हुए थे। रोशनी उन्हें गुस्से से घूर रही थी, तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। रोशनी ने सबको तिरछी नज़र से देखा और दांत पर दांत चढ़ाकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कौन हो तुम और तुम लोग मेरे कमरे में कैसे आए और मुझे अपने साथ जाने की बात कह रहे हो? आखिर कौन हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। यह बोलकर रोशनी खड़ी हुई और पुलिस को फ़ोन मिलाने लगी। तभी उन सभी बॉडीगार्ड के पीछे से विक्की निकल कर आया और बोला, भाभी जी घबराए मत, यह सब हमारे ही आदमी है। रोशनी ने विक्की को जैसे ही देखा वैसे ही गरजती हुई आवाज़ में बोली, विक्की आप ये क्या कर रहे हैं और यह कैसा मजाक है? विक्की ने एक्सप्लेन करते हुए बोला, भाभी जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब सर के कहने पर किया जा रहा है, प्लीज़ घर चलिए, सर बहुत परेशान है आपके लिए। रोशनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, क्या बात है मिस्टर खेतान को कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? चाहे मैं जियो या मरूं उन्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक्की ने रोशनी की तरफ देखा और बोला, भाभी जी आप गलत सोच रही है, सर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं तभी तो आपकी इतनी परवाह करते हैं। रोशनी गुस्से से बोली, आपने सर का गुणगान करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो। विक्की ने सर झुकाते हुए बोलो, माफ़ करिए भाभी जी लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही होगा। रोशनी ने गुस्से भरी नज़रों से विक्की को देखा और बोला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, जो करना है कर लो और बोल दो मिस्टर खेतान को कृपया करके मुझे बख्श दें। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं और वह भी चुपचाप से कर दें और खुद भी सुकून से जिए और मुझे भी जीने दे। विक्की ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उस बॉडीगार्ड ने तुरंत आकर रोशनी का हाथ पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए होटल के बाहर ले आए, खड़ी कार में बिठा दिया। रोशनी मदद के लिए चिल्लाती रही और उस बॉडीगार्ड से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ इतना मजबूर था कि रोशनी लाख कोशिश के बाद भी अपना हाथ ना छोड़ा पाई। वह रास्ते भर चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सभी लोग उसे बस देख रहे थे। कार आखिरकार बंगले के पास आकर रुकी। विक्की जल्दी से कार से उतरा और रोशनी को बाहर आने को कहा, लेकिन रोशनी बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। विक्की ने अपना सर पीट लिया, है भगवान ये भाभी जी तो आज मेरी जान निकलवा कर ही रहेंगी, अगर यह अंदर नहीं गई तो मेरा खड़ूस बॉस जो मेरी जान ले लेगा। भगवान अब आपका ही सहारा है। विक्की मन में ये सोचकर रोशनी की तरफ देखता है और कैसा है भाभी जी, कृपया करके मेरी एक बात मान लीजिए ना, प्लीज़ चलिए अंदर। रोशनी ने तो जैसे मानो कसम ही खा ली थी ना अंदर जाने की। वह विक्की के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी।
विक्की ने भी रोशनी के सामने हाथ जोड़ लिया और बोला, भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और जो मैं करने वाला हूँ। रोशनी ने विक्की की तरफ हैरानी से देखा। वह कुछ बोलती उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड ने आकर रोशनी का हाथ तुम्हारा पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बंगले के अंदर ले गया। बंगले के अंदर समीर गुस्से में सोफे पर बैठा घड़ी देख रहा था और उसका पेशेंस अब जवाब दे दिया था। वह खड़ा होकर बाहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि वह देखता है एक बॉडीगार्ड रोशनी का हाथ पकड़कर बंगले में ला रहा है और रोशनी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है। समीर रोशनी का हाथ उस बॉडीगार्ड के हाथ में देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और आगे बढ़कर अपना पैर हवा में घुमाता है। वह लात बॉडीगार्ड के सीने पर लगती है और वह लड़खड़ाकर कुछ दूर गिर जाता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। समीर रोशनी के हाथ देखता है जो कुछ देर पहले उस बॉडीगार्ड ने पकड़ा था। वह पूरी तरह लाल हो गया था। समीर को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होती है, लेकिन वह अपने आप को तुरंत संभाल लेता है और अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता है। रोशनी तो समीर को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। समीर रोशनी की तरफ देखता है और उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। रोशनी अभी उस सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि समीर ने उसे खींच लिया। रोशनी को समीर अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर धकेल देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजने की। रोशनी के गले से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, तभी समीर ने तुरंत उसके जबड़े को अपनी हथेली से पकड़ लिया और बोला, जवाब दो मुझे। रोशनी को अब समीर से बहुत डर लग रहा था। वह कपाती हुई आवाज़ में बोली, मुझे नहीं रहना आपके साथ, जाने दीजिए मुझे। समीर के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई और वह अजीब तरीके मुस्कुराकर बोला, आखिरकार तुम जाना क्यों चाहती हो? क्या कमी रखी है मैंने तुम्हारे रहने खाने पहनने में जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? रोशनी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ। समीर ने उसका मुंह अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जीते जी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मरने के बाद भी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। रोशनी दांत पर दांत चढ़ाते हुए बोली, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो जाने क्यों नहीं देते मुझे नहीं रहना आपके साथ। तभी दरवाजे पर कोई नोक करता है। समीर दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर राजीव खेतान खड़े होते हैं, समीर के पिता। चथरी अनटाइटल्ड चैप्टर। दरवाजे पर खड़े राजीव खेतान यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए और दांत पीसते हुए बोले, ये क्या बेहूदगी है समीर। समीर ने रोशनी को छोड़ दिया और सामने देखने लगा। राजीव खेतान की आंखों में जैसे गुस्सा ही उतर आया था। वह गरजते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशनी को चोट पहुंचाने की। स्पीचलेस खड़ा सर झुकाए था एक छोटे बच्चे की तरह राजीव खेतान ने रोशनी की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जो किसी पल भी आंखों से गिर सकते थे। राजीव खेतान ने रोशनी के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? रोशनी ने सर उठाकर देखा राजीव खेतान की आंखों में जिसमें रोशनी के लिए सिर्फ प्यार था। वह जल्दी से जाकर राजीव खेतान के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। राजीव खेतान ने जब उसे रोते हुए देखा तो अपना दिल टूटता हुआ लग वह रोशनी को चुप कराने लगे और बोलो, डरो मत, मैं आ गया ना मेरे बच्चे। लेकिन रोशनी का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। राजीव खेतान रोशनी के सर पर बार बार हाथ फेर रहे थे और उसे चुप करा रहे थे। रोशनी सिसकते हुए कहती है, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव खेतान उसे प्यार से कहलाते, रोशनी तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, लेकिन पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव खेतान सामने खड़े समीर को देख रहे होते हैं गुस्से से। कुछ देर बाद राजीव रोशनी को अंदर कमरे में सुलाकर समीर के साथ बाहर आ जाते हैं। राजीव और समीर दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। राजीव समीर को कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, क्यों उस बच्ची को परेशान करते हो? समीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोलो, पापा आप नहीं जानते आज आपकी लाडली बेटी जैसी बहू ने क्या नया कारनामा किया है, आपको पता है? आई एम श्योर कि आपको यह नहीं पता होगा तो मैं खुद आपको बता देता हूं कि आपकी प्यारी लाडली बहू ने आज मुझे डिवोर्स पेपर साइन करके दिया है। और इतना ही नहीं, महारानी जी घर छोड़कर भी चली गई थी एक घटिया सस्ते होटल में। राजीव खेतान की आंखें खुलकर बड़ी हो गई थी यह सुनकर और उनके मुंह से निकला, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? आखिरकार तुमने ही कुछ किया होगा, तभी तो रोशनी ने ये कदम उठाया होगा। समीर कंधे उचकाते हुए बोला, पापा आप ना उसी की साइड हमेशा लेते हो इसीलिए वह इतना बिगड़ गई है। राजीव खेतान ने समीर को घूर कर देखा और बोले, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, आप कितने सीधे हैं पापा, इसलिए आप उस रोशनी के झांसे में आ जाते हैं। राजीव खेतान उसे तिरछी नज़र से देखते हैं और कहते हैं, फिर तुम मीरा के बारे में क्या कहोगे? समीर स्पीचलेस हो जाता है। राजीव खेतान के मुंह से जब मीरा का नाम निकलता है तो समीर की बोलती बंद हो जाती है। तब राजीव खेतान कहते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है? वह मेरा मुझे 1% भी नहीं पसंद और तुम्हें वह ना जाने इतनी अच्छी क्यों लगती है। वह जो भी करती है तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। समीर अपने पिता की आंखों में देखता है जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो उनकी आंखों में और फिर वह कहता है, पापा आप हमेशा मीरा को बीच में क्यों नहीं आते हैं? राजीव खेतान अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं, तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या आजकल? समीर ने अपने पिता की तरह अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, क्या आप कहना क्या चाहते हैं पापा? और रियली मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी प्यारी मीरा ने क्या क्या नए कारनामे किए हैं?
समीर खेतान सामने पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर अपने बेटे के मुंह पर दे मारते हैं और कहते हैं देखो इसे। समीर न्यूज़पेपर देखता है और दंग रह जाता है। न्यूज़पेपर के पहले पेज पर ही मीरा और समीर की बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स छपी हुई थी और हेडलाइन थी, मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन का पहला प्यार मीरा गुप्ता। और नीचे और भी कई सारी खबरें थी। 2 दिन पहले की पार्टी की भी कुछ खबरें थी और रोशनी के एक्सीडेंट को एक साजिश बताया गया था मीरा के खिलाफ। और भी बहुत कुछ रोशनी के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ था, जैसे वह दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही हो। न्यूज़पेपर में रोशनी को थर्ड पार्टी भी कहा जा रहा था। यह न्यूज़ पढ़ते ही समीर के मुठिया कस जाती है। समीर को नहीं पता था कि यह मीरा अब उसके सर पर तांडव करने लगी है। उसका भी अंदर से खून खोल रहा था, लेकिन फिर भी गुस्से का घूंट पी जाता है अंदर ही अंदर। राजीव खेतान तिल मिलाकर कहते हैं अगर तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा तो अब तक तुम्हें पता चल गया होगा। अब तुम मुझे खुद बताओ, रोशनी कौन है? पूरी दुनिया उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने में लगी हुई है और ना जाने क्या क्या लोग उसके बारे में कह रहे हैं। किसकी वजह से? तुम्हारी मीरा की वजह से। और रोशनी के बारे में ज़्यादा लोग तो जानते ही नहीं, और जानेंगे भी कैसे? तुम आज तक उसे अपने साथ कहीं बाहर ले गए हो और तुम्हें पता है इस शहर में कितने लोग को पता है क्यों तुम्हारी बीवी है? बहुत कम लोग ही हैं जो जानते कि रोशी तुम्हारी बीवी है। आखिरकार मीरा तुम्हारी लगती क्या है? क्या वह तुम्हारी पत्नी से भी बढ़कर है? जवाब दो मुझे। समीर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता पर वह स्पीचलेस हो जाता है। राजीव खेतान समीर की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर उस मीरा की वजह से रोशनी को कुछ भी हुआ तो मैं उस मीरा को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से उसे बहुत टॉलरेट कर लिया लेकिन अब नहीं। ये बोलकर राजीव खेतान खड़े होकर वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद रोशनी बाहर गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। साथ में उसके समीर भी था जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। पीछे से कोई दबे पांव समीर की तरफ बढ़ रहा था। समीर ने जैसे ही अपना सर पीछे घुमाने की कोशिश करता है तो उसके गले में कोई अपने दोनों हाथ डाल देता है। समीर ने जब वह हाथ देखा तो उसके मुंह से निकला मीरा तुम। रोशनी जैसे ही मीरा का नाम सुनती है कोस तो अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाए और देखा। मीरा समीर की गले में अपनी बाहें डाले खड़ी है। रोशनी खड़े होकर वहां से जाने लगती है कि तभी समीर रोशनी का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। मीरा जब समीर को रोशनी को रोकते हुए देखती है तो अंदर से जल भुन जाती है और वह इतराते हुए कहती है समीर मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम था। समीर मीरा की तरफ देखता है और कहता है क्या काम है? मीरा उसे प्यारी सी आवाज में कहती है क्या हम अकेले में बात नहीं कर सकते? रोशनी ने जब ये सुना तो उसने अपना हाथ समीर से छुड़वा लिया और बोली मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वह जल्दी से वहां से चली गई। रोशनी के जाते ही मीरा को तो जैसे लकी चांस ही मिल गया था। वह खुशी से समीर से बातें करने लगी। आधे घंटे बाद जब समीर अपने कमरे में आया तो उसने रोशनी को देखा जो एक किताब पढ़ रही थी। वह किताब देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उस किताब का नाम स्ट्रांग वुमन एलिजा था। समीर ने वह किताब देखी और बोला रोशनी जो तुम किताब पढ़ रही हो क्या तुम्हें उस किताब का मतलब पता है? रोशनी में कोई जवाब नहीं दिया और वह किताब को पढ़ते नहीं। समीर ने जब रोशनी को ऐसे देखा तो वह उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया और उसे देखने लगा। रोशनी खुद को ऐसे देखता हूं पाकर इरिटेट होने लगी और बोली प्लीज मिस्टर खेतान आप मुझे घूरना बंद करेंगे? समीर हल्का हंसते हुए बोला मेरा तुम्हें देखने में कुछ घटा है जो इस तरह आग बबूला हुई जा रही हो? रोशनी ने चढ़ते हुए दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया। समीर ने रोशनी का मुंह अपने हाथों से पकड़कर उसे अपनी तरह किया और बोला आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है जो हमेशा ऐसे चिड़ी चिड़ी सी रहती हो? रोशनी बोली आपसे मतलब? समीर ने इतराते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो और क्या दुनिया को दिखाती हो? क्यों अपनी खुद की पहचान दूसरों से छुपाती हो जबकि तुम वह हो ही नहीं जो दिखती हो? रोशनी समीर की बातों के पीछे का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। आखिर में किस बारे में बात कर रहा है? समीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला तुम ऐसे क्यों हो जो हो नहीं वह क्यों दिखाती हो? दुनिया को अपनी सच्चाई एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? रोशनी अब उसकी बातों से इरिटेट हो रही थी और बोली चलो अच्छी बात है आपको मेरी सच्चाई तो मालूम है ना। कम से कम मैं उस मीरा की तरह तो नहीं हूं कि दुनिया के सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और। मेरे पास कई चेहरे नहीं है, बस एक है जो मैं हूं। मैं उस मीरा की तरह नहीं हूं जिसके पास कई सारे चेहरे हैं। समीर हंसते हुए बोला तुम कभी मीरा जैसी बन भी नहीं सकती। खुद को देखो और मीरा को देखो, तुम दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और तुम क्या कह रही हो? बस तुम ऐसे किताबी पढ़ सकती हो पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। चाहे तुम्हें कोई रौंद कर ही क्यों ना चला जाए, रहोगी तो तुम एक भोली भली सिंपल से ऑर्डिनरी लड़की जैसे ही ना। ये दिखाओ तुम क्यों करती हो रोशनी, तुम थकती नहीं दिखा कर करके? समीर की बात रोशनी के दिल में तीर की तरह लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले होते हैं कि वह अपने हाथों से जल्दी से पोंछ लेती है और समीर को कहती है आपका हो गया तो आप प्लीज़ यहाँ से जाए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। समीर खड़ा होकर वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। रोशनी जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दरवाजे से चिपक रोने लगती है। समीर जानता है कि रोशनी कैसी है और उसे पता है कि वह रो रही है और वह नहीं चाहती कि कोई उसके आंसू देखे। वह दरवाजे पर ही खड़ा उसे महसूस कर रहा था।
समीर भले ही पूरी दुनिया को ये दिखा ले कि उसे रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोशनी को पसंद नहीं करता है, लेकिन वह रोशनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन अफसोस वह चाह कर भी रोशनी को यह नहीं बता सकता वह उससे कितना प्यार करता है। इसीलिए उसने रोशनी को ये सब कुछ बोला था कि वह खुद के लिए खड़ी होना सीखे। कब तक वह चोरी छुपे रोशनी को यूं बचाता रहेगा। चफोर अनटाइटल्ड चैप्टर। समीर दरवाजे के पास खड़ा रोशनी को महसूस कर ही रहा था कि तबीयत से फ़ोन पर एक कॉल आने लगती है जिसकी रिंगटोन बहुत धीमी होती है। इसीलिए तो रोशनी को नहीं सुनाई देती। समय जल्दी से फ़ोन पिक करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक कठोर आवाज़ में कोई शख्स बात कर रहा होता है। मिस्टर समीर खेतान, कब तक आप बचेंगे? एक ना एक दिन तो आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। समीर जब ये बात सुनता है तो वह टाँके मार हंसने लगता है और कहते हैं, और हंसते हुए कैसा है मिस्टर अननोन नंबर, आप ज़रा अपनी हद में रहे और यूं ही अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिएगा अगले बार से, क्योंकि मेरे पास आपसे बात करने के अलावा और भी बहुत सारे काम है। पर आपको अगर कोई काम नहीं है तो आप और कोई काम थोड़ी नहीं, तो मेरी कसम इतने काम है कि आप जैसे महान लोगों के लिए जगह खाली है, चाहे तो करना चाहेंगे। अननोन नंबर हंसते हुए कहता है, मिस्टर समीर खेतान, आपकी इतनी औकात नहीं को आप मुझे पे कर पाए। समीर आकड़ते हुए कहा, और रियली आई एम अ मिस्टर समीर खेतान, मुंबई शहर के 10 बिजनेसमैन में से एक। अगर मेरी औकात तुम्हारी सैलरी देने तक की नहीं तो फिर तुम मुझ में और मेरे काम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? मिस्टर अननोन नंबर, तुम्हें जो करना है मेरे खिलाफ कर सकते हैं शौक से, वैसे भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय आंसू के। जनाब, वक्त की बात है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, हर एक कुत्ते के दिन आते हैं। समीर ने कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दूसरी तरफ से वह शख्स सर पर उंगली खींचते हुए कहता है, ये कितना पकाव है। ये बोलकर अननोन नंबर फ़ोन काट देता है। समीर उसकी यह हरकत से गुस्से से फटा जा रहा था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे भी हुई मेरा फ़ोन काटने की, समीर खेतान का फ़ोन काटने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर है कौन है ये बदतमीज इंसान, दिमाग खराब करके रख दिया। समीर सीढ़ियों से नीचे आता है और बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर खड़ी ब्लैक ड्रैगन कार में बैठ जाता है और स्पीड में ड्राइव करने लगता है। खाने में भी गिरावट के बाद में इसे सुनसान जगह पर पहुंचता है। घने जंगलों के बीच टूटे फूटे मकान होता है। समीर उस मकान में चला जाता है। उस मकान के अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाले और बहुत धूल मिट्टी होती है। उस मुकाम से हालत कैसे लिखते हैं जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा है। उस घर के कोने में लगे एक स्विच को लगाता है तो वह आपकी एक दीवार अपने आप सरक जाती है। समीर उस दीवार की दूसरी साइड चला जाता है और वह दीवार बंद हो जाती है। समीर उस दीवार के पीछे सीढ़ी से नीचे उतारा है। वहां पर बेहद अंधेरा होता है। कुछ देर चलने के बाद अपने आप एक दरवाज़ा खुलता है जिसके दूसरी तरफ बहुत रोशनी होती है। वहां पर कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। समीर कंधे उचकते हुए अंदर आ जाता है। अंदर काम कर रहा है एक जैसलमेर को देखता है तो कहता है, बॉस आप आ गए। समीर मजाकिया अंदाज में कहता है, नहीं मैं तो अभी रास्ते में हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है। वह साक्स हंसते हुए कहता है, बॉस आप भी अच्छा मजाक करते हैं। समीर भी अब सीरियस होकर कहता है, मजाक बहुत हो गया, अब कुछ काम की बातें करें। मैंने जो कहा था वह काम हो गया। उस शख्स ने हमें सर लाकर बोला, सर सारी फाइलें तैयार है। समीर कहता है, गुड। और समीर के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से कहता है, अब हुआ असल मायने में खेल शुरू। वह शख्स भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। रात का समय हो गया था। समीर भी अपने घर लौट आया था। राजू ने जब समीर को देखा तो बोला, साहब खाना लगा दूं? समीर ने राजू की तरफ देखा और बोला, रोशनी कहाँ है? राजू बोला, साहब वो मैडम अपने कमरे में है। समीर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। समीर अपने कमरे में आया तो देखा कि रोशनी गहरी नींद में सो रही है। समीर रोशनी के पास आता है और उसका चेहरे गौर से देखने लगता है। रोशनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है जिसकी वजह से वह देखने में एक प्यारी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। समीर कुछ पलों के ये कहीं खो जाता है। वह रोशनी को करीब से देखना चाहता था क्योंकि ऐसे समय उसे कभी कभी ही मिलता था। रोशनी के चेहरे पर कुछ बाल आ जाते हैं तो समीर बालों को हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो रोशनी करवट बदल देती है जिसकी वजह से समीर का हाथ रुक जाता है। वह धीरे से बोलता है, कितनी जिद्दी है ये लड़की, ना जाने कब क्या कर डाले, और जब मैं कुछ बोलता हूं तो डर जाती है। समीर वहां से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है कि तभी अचानक उससे कदम रुक जाते हैं और मैं पीछे मुड़कर वापस रोशनी के पास आता है और उसके माथे पर एक किस कर देता है और फिर वह उसके बगल में ही सो जाता है। अगली सुबह रोशनी अंगड़ाई लेते हुए उठने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है अपने हाथों के नीचे। तो रोशनी को लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, इसीलिए वह धीरे धीरे कर अपनी आलस से भरी आंखें खोलती है तो दंग रह जाती है क्योंकि उसके बगल में समीर सोया हुआ होता है और रोशनी उसी के सीने पर सर रखकर सो रही होती है। रोशनी के हिलने की वजह से समीर की नींद भी टूट जाती है और वह भी आंखें खोलता है। जैसे ही रोशनी उसे आंखें खोलते हुए देखती है तो वह झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह सोई हुई तो थी लेकिन समीर के ऊपर उसे लगा कि समीर उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए वे झट से आंखें बंद कर लेती है। समीर रोशनी को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वह भी रोशनी को कुछ नहीं कहता और बिस्तर पर से उतरकर बाथरूम में चला जाता है।
जब रोशनी को लगता है कि समीर बाथरूम में चला गया है तो वह झट से आंखें खोलती है और मन में सोचती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा था, क्योंकि समीर और रोशनी भले ही शादीशुदा थे लेकिन वह 4 सालों से अलग अलग कमरे में ही रह रहे थे और आज अचानक से समीर उसके कमरे में आया तो लेकिन उसके बिस्तर पर भी था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह हैरान और कन्फ्यूज थी। कुछ देर बाद समीर भी नहाकर बाहर आया। रोशनी तो उसे देखकर स्पीचलेस हो गई क्योंकि समीर एक टॉवल लपेटे बाहर आया था। रोशनी को अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि समीर के गीले बाल जिनमें से पानी टपक रहा था और उसका बॉडी फिगर इतना अट्रैक्टिव था कि कोई भी लड़की उसकी तरफ देखे बिना रह नहीं पाएगी। इसी वजह से रोशनी को बेचैनी महसूस होने लगी, इसीलिए वह जल्दी से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी अचानक पीछे से उसे किसी ने अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में रोशनी को ले लिया। रोशनी ने जब नज़र घुमाने की कोशिश की तो समीर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है। रोशनी को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग गया था। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी कि क्या वाकई यह समीर ही है, क्योंकि समीर ने आज से पहले ऐसी कोई हरकत नहीं की थी और आज अचानक से ही ऐसी हरकतें कर रहा था। रोशनी को लगा कहीं समीर बीमार तो नहीं। रोशनी वहां से जल्द भाग जाना चाहती थी लेकिन समीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपने आप को छोड़ा नहीं पा रही थी। समीर मन ही मन सोचता है, ना जाने कैसी बेवकूफ़ लड़की है, ये तो बीएफ कर रही है जैसे मैं इसका पति नहीं बल्कि कोई सड़क छाप लफंडा हूँ। च5 अनटाइटल्ड चैप्टर। कमरे में रोशनी और समीर के सिवा कोई नहीं था। ऊपर से रोशनी समीर की बाहों में जकड़ी हुई थी, उसे निकलने का वहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि तभी अचानक से समीर का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। समीर की नज़र जब अपने फ़ोन पर पड़ी तो उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई और रोशनी उसी का फ़ायदा उठाकर उसे धक्का देकर बाहर भाग गई। समीर जाकर बिस्तर पर गिरा लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने उठकर अपना फ़ोन पिक किया और बात करने लगा। फ़ोन की दूसरी तरफ एक शख्स था जो कहता है, बॉस बहुत जल्द अरविंद खुराना मुंबई आ रहा है। समीर के चेहरे पर एक ड्राइविंग मुस्कान आ जाती है और वह फ़ोन कट कर देता है और कहता है, अरविंद खुराना अब तुम बहुत जल्दी मेरी मुट्ठी में होगे। समीर तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है लेकिन रोशनी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती। वह राजू को बुलाता है और कहता है, रोशनी कहाँ है। राजू कहता है, मैडम तो आपके वाले कमरे में हैं। समीर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है तो देखता है कि बाथरूम में शावर के चलने की आवाज़ आ रही है। वह कमरे में पड़े सोफे पर जा बैठता है और रोशनी के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में रोशनी नहाकर बाहर आती है और वह एक गाना गुनगुना रही होती है। समीर जब रोशनी को गाना गुनगुनाते हुए देखता है तुम्हें कोई आवाज़ नहीं करता और रोशनी को भी नहीं पता होता कि समीर यहाँ पर है। वह बेवकूफ़ गाना जा रही थी, चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी, ओए रामा। रोशनी गा रही थी और झूम रही थी। झूमता झूमता वह शीशे के पास आ गई लेकिन जब शीशे में अपने आप को देखने लगी और अपने ब्लाउज का हुक लगा रही थी जो लग नहीं रही थी, तभी पीछे समीर आकर खड़ा हो गया और रोशनी की मदद करने लगा। जब रोशनी शीशे में समीर को देखा तो उसके मुंह से अचानक से एक चीख निकल गई। समीर ने जब रोशनी को ऐसे सीखते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। रोशनी की तो से नज़र मिलाने की हिम्मत तक नहीं हुई कि अभी कुछ देर पहले कैसे मैं झूम झूम के नाच गा रही थी। समीर उसके सामने आया और उसका झुका हुआ सर अपने अपने दोनों हाथों से ऊपर की तरफ किया और बोला, हाय तेरी चढ़ती जवानी, और वह क्या था, तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर नहीं जानी। यही था ना रोशनी। रोशनी के मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह तो शर्म के माले पूरी की पूरी पानी पानी हो गई थी। रोशनी को तो लगा था कि समीर उसके कमरे में तैयार हो रहा है तो क्यों ना मैं समीर के कमरे में तैयार हो जाया जाए, पर उसे क्या पता था कि समीर यहाँ पर भी धमकेगा। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह नहीं खोल रही थी। समीर उसके चेहरे की मासूमियत देखकर दिल पर दिन पिघलता जा रहा था। जब समीर रोशनी से पहली बार मिला था तो उसे लगता था कि रोशनी जैसे अपने आप को दिखाते हैं वैसे नहीं है, बल्कि उसका तो कोई और ही चेहरा है। लेकिन इन 4 सालों में ना चाहकर भी वह रोशनी से प्यार करने लगा। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वह कभी किसी लड़की से प्यार नहीं करेगा और ना किसी को अपनी कमज़ोरी बनने देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ और रोशनी उसकी वह कमज़ोरी बन गई जिसे वह चाह कर भी मीठा नहीं कर सकता। इसीलिए वह मीरा का इस्तेमाल कर रहा है। रोशनी का सुरक्षा कवच मीरा ही है, क्योंकि जो है खेल शुरू करने वाला था उस खेल में हर कोई उसकी कमज़ोरी को अपनी ढाल बनाकर बचना चाहेगा, लेकिन समीर किसी को यह मौका नहीं देना चाहता। इसीलिए वह ना चाह कर भी रोशनी के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा। लेकिन अब और रोशनी से दूर रहना उसे किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वह अब अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था। रोशनी के करीब आने से रोशनी ना जाने क्यों उसके जेहन में इस कदर उतरती जा रही थी कि वह चाहे कैसी भी हो, अच्छी बुरी या धोखेबाज, उसे सब मंजूर है। रोशनी के लिए चाहे वह कैसी भी हो, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब समीर ने रोशनी की आंखें बंद देखी तो रोशनी के माथे पर किस कर वहाँ से चला गया। रोशनी हैरान और परेशान खड़ी थी कि वह अभी क्या कर गया। रोशनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि समीर कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया। समीर रोशनी का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीर कर क्या रहा है।
क्योंकि जितना रोशनी ने समीर को इन 4 सालों में समझा था वह आज पहले वाली समीर से बिल्कुल अलग था। अब तो रोशनी को भी शक होने लगा था कि यह समीर ही है या फिर कोई और, उसका ये सोच सोचकर दिमाग चकरा रहा था। तभी दरवाजे पर रेवा आंटी आती है, जिनकी उम्र लगभग 65 के बीच रही होगी। वह कई सालों से यहाँ काम कर रही थी, इसीलिए कोई भी उन्हें नौकर नहीं, परिवार का एक सदस्य ही समझता था। रेवा आंटी दरवाजे पर नोक करती हैं। रोशनी जब रेवा आंटी को देखती है तो अपनी सारी परेशानी और टेंशन भूल जाती और कहती है, रेवा आंटी आप कब आए? आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, रोशनी कैसी हो तुम? आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो? आपके घुटनों का दर्द ठीक हुआ? हाँ मेरी बच्ची, मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक है। आओ चलो नीचे नाश्ता कर लो। डाइनिंग टेबल पर समीर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और रोशनी भी रेवा आंटी के साथ नीचे आ जाती हैं। रेवा आंटी रोशनी के लिए नाश्ता लगाती है और फिर किचन में चली जाती हैं। समीर जब रोशनी को डाइनिंग टेबल पर देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब रोशनी समीर को इस तरह हल्का सा मुस्कुराते हुए देखती है तो मन में सोचती है, अब तो पक्का कन्फर्म हो गया, यह पागल हो गया है। रोशनी समीर को इग्नोर करती है और अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी खत्म करती है। रेवा आंटी भी आकर रोशनी को उसका बैग देती हैं। रोशनी बैग लेकर कैफे लिए चली जाती है। कुछ देर बाद समीर भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज कैफे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। रोशनी भी जाकर काउंटर पर बैठ जाती है और अपना काम संभालने लगती है। दोपहर के 2 बजे बज रहे थे और अब गर्मी भी बढ़ गई थी। तभी एक कस्टमर वेटर से चिकचिकबाजी कर रहा था, जिसकी वजह से कैफे का माहौल खराब हो रहा था। जब रोशनी ने शोर और सुना तो वह बाहर आकर देखने लगी कि यह शोर कैसा हो रहा है। जब उसने देखा कि एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की अजीब सी ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर एक मास्क और आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगाए वेटर से लड़ाई कर रहा था। रोशनी बीच में आते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या चल रहा है? तभी वेटर सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैम सर ने पहले हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की थी, बट अभी वह कह रहे हैं कि मैंने कोई हॉट कॉफ़ी ऑर्डर नहीं की, बल्कि मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है। मैंने कितनी समझाने की कोशिश की पर ही मेरी सुनी ही नहीं रहा है और उल्टा मुझसे ही चिकचिकबाजी कर रहे हैं। जब उस लड़के ने रोशनी को देखा तो वह उसे घूरने लगा। जब रोशनी ने उसे इस तरह घूमते हुए देखा तो फिर वह तिलमिलाकर बोली, हे मिस्टर, आप मुझे घूरना बंद करेंगे? उस लड़के के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वह बोला, हे क्रेजी गर्ल, तुमने मुझे नहीं पहचाना? रोशनी सोचते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वह लड़का अपने चेहरे से मास्क और चश्मा निकालते हुए बोला, लुक मी, याद आया। रोशनी कुछ सोचने लगेगी तभी बेटा खुश होकर बोला, रॉकस्टार मिस्टर वीर रॉय है ना? प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं प्लीज़ सर? वीर मुस्कुराते हुए बोला, श्योर श्योर। रोशनी अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी और वह इस शख्स को पहचान नहीं पा रही थी कि है कौन। कुछ देर में उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और वह वीर को घेरे हुए कोई सेल्फी तो कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था। रोशन तो उन सभी के बीच में दब सी गई थी। तभी रोशनी को याद आया कि यह वही लड़का है जिसकी कार से कुछ दिन पहले रोशनी का एक्सीडेंट हुआ था बारिश वाली रात। वीर रॉय आधे घंटे तक लोगों की भीड़ से घिरा रहा और लोगों को ऑटोग्राफ और फोटो खींचने दिया। जब वीर रॉय फ्री हुआ तो है चारों तरफ रोशनी को ढूंढने लगा, तो रोशनी उसे एक कोने वाली टेबल के पास बैठी हुई नजर आई। मैं झट से उसके पास पहुंच गया और बोला, मजाकिया अंदाज में बोला, हे क्रेजी गर्ल, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद नहीं आया? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब रोशनी भी इरिटेटेड को होते हुए बोली, आई एम सॉरी। वीर रॉय बोला, तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी से उड़ाया था, तुमने थोड़ी ना। रोशनी उदास भरे लफ्जों में कहती है, पहली बात, गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। मेरा ही ध्यान नहीं था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो प्लीज़ तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और रियली मिस क्रेजी गर्ल। अब रोशनी भी गुस्से भरे लफ्जों में कहती है, क्या तुम मुझे क्रेजी गर्ल करना बंद करोगे मिस्टर? एक तो तुम मुझे मिस्टर कह रही हो और मैं तुम्हें क्रेजी गर्ल कह रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। एक काम करो, तुम मुझे मिस्टर कहना बंद कर दो, मैं अभी तुम्हें क्रेजी गर्ल नहीं कहूँगा, मिस क्रेजी गर्ल। अब रोशनी को भी तगड़ा वाला गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलती और वहां से खड़े होकर काउंटर पर चली जाती है। वीर को भी रोशनी को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। एक तो वे उसे पहचानने से इनकार कर रही थी, ऊपर से इतना एटीट्यूड। वीर पहली बार ऐसी लड़की से मिला था जो उससे नॉर्मल बिहेव कर रही थी, नहीं तो बाकी लड़कियां तो उसे देखते ही चिल्लाने लगती है और पागलों की तरह ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, कोई ऑटोग्राफ, कोई फोटो, ना जाने क्या क्या डिमांड करती रहती है। लेकिन रोशनी उन सभी से डिफरेंट थी, उसने अभी तक ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी, इसीलिए वह इस तरह छेड़ रहा था। कुछ देर बाद वीर काउंटर पर गया और बोला, मिस क्रेजी गर्ल, मेरी कॉफ़ी। रोशनी ने वेटर को ऑर्डर दिया। कुछ देर में वीर को कॉफ़ी मिल गई और वह पीने लगा। जब रोशनी ने वीर रॉय को कॉफ़ी पीते हुए देखना तो उसे किसी की याद आ गई और उसके आंखों से अचानक एक आंसू आ छलका और उसके मुंह से एक नाम निकला, ध्रुव।
आखिर वीर रोए किसकी याद दिला रहा था? रोशनी को, जिसकी वजह से रोशनी के आंखों से आंसू छलक गया। क्या वह शख्स रोशनी की जिंदगी का बीता हुआ कल था, या आने